अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों में से 2 के चुनाव प्रचार आज समाप्त हो चुके हैं। अब जब 5 बजे के बाद प्रचार कार्य थम गया है और परसों यहां पर मतदान होने जा रहा है 17 तारीख को। मध्य प्रदेश की 230 सीटें, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, और उसके साथ लगा हुआ राज्य छत्तीसगढ़, वहां की 70 सीटों पर मतदान परसों सुबह होगा और ये तय हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। क्या भूपेश बघेल रिपीट हो रहे हैं या भूपेश बघेल की सरकार जा रही है। मध्य प्रदेश का मुकाबला सबसे रोचक और दिलचस्प हो गया है और यहाँ की राजनीति इस बार कुछ अलग ही तासीर की है। बहनों भाइयों, आज खुली चर्चा इन 2 राज्यों पर होगी और बाकी बचे 3 राज्यों के भी चुनाव पर भी हम चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, अब जब 5 बजे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार समाप्त हो गए, अब बचा कल का दिन तैयारी का और परसों सुबह से मतदान। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ के दूसरे फेज की 70 सीटें, इस पर मतदान होना है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार मतदाता खुला नहीं है, शांत है, बहुत ही गहरा और शांत। इस बार आपने देखा होगा कि पत्रकार लोग जब कैमरे लेकर और रिकॉर्ड कर रहे थे, अधिकांश लोग खामोश हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि पत्रकार सुनना क्या चाहता है या लोग क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन अपने मन की बात वोटर इस बार किसी को नहीं बता रहा है। ये एक चेंज आया है, वोटिंग बिहेवियर में मतदाताओं के चेंज आना, ये एक बड़ी बात है और मैंने वो परिवर्तन मध्य प्रदेश में देखा है, मैंने वो परिवर्तन होते छत्तीसगढ़ में देखा है। कोई तो बात है कि मध्य प्रदेश इस बार कुछ अलग राह चुन रहा है। मध्य प्रदेश की तासीर ही लोगों के मतदाताओं की बिल्कुल डिफरेंट है और मध्य प्रदेश इस बार एक मत होकर एक काम नहीं कर रहा। पॉकेट्स में अलग अलग वोटर्स के बिहेवियर हैं। ग्वालियर रीजन अलग बिहेवियर पैटर्न है मतदाताओं का, बुंदेलखंड रीजन अलग है, मालवा साइड अलग व्यवहार कर रहा है, भोपाल से लेकर इंदौर तक का मसला अलग है। इस बार मध्य प्रदेश का मतदाता खुला नहीं है। तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं के मन में क्या है, प्रश्न यह है बहनों भाइयों। क्या चला मध्य प्रदेश में, कौन से मुद्दे हावी रहे? स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग व्यापार की संभावनाएं, किसान, महिला। मध्य प्रदेश क्या चाहता है इस बार? प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसके मुख्यमंत्री दूसरे पायदान पर हैं और नेतृत्व सामूहिक हो गया है और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम पूरे चुनाव को कंट्रोल कर रही। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब चुनाव प्रारंभ हुआ था उस वक्त की स्थितियां और आज की स्थितियों में बीजेपी में फर्क है। बहुत ही संगठित होकर, व्यापक होकर और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस चुनाव के संचालन की प्रक्रिया बीजेपी ने की है। कांग्रेस ने भी व्यवस्थित चुनाव लड़ा है। पर इस बार एक खास बात मध्य प्रदेश में दिखी, प्रोपोगेंडा किसी का हावी नहीं हुआ। किसी की दुकान से फालतू सामान इस बार मध्य प्रदेश के जनता ने स्वीकार ही नहीं किया। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों का कोई एजेंडा, जो थोपा गया एजेंडा, नहीं चला। तो इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश की जनता के मन में इस बार कोर इश्यूज हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश की जनता डिसाइसिव मूड में है, जिसके साथ जाएगी पूरा जाएगी, क्योंकि खंडित जनादेश के निहितार्थ क्या हुए, रिजल्ट क्या हुआ, मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है। तो मध्य प्रदेश जो भी करेगा निर्णायक करेगा, चाहे बीजेपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के मन में निर्णय स्पष्ट है। मैंने सैकड़ों लोगों की बात सुनी, वीडियो स्टेटमेंट सुने, बातें की लोगों से। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार, हो सकता है मैं गलत भी हूं, पर मुझे एक पत्रकार के नाते जो महसूस हुआ वो आपसे शेयर कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट किसे देना है ये चुनाव के वक्त ही डिसाइड कर लिया था। वो खुल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। झंडा सबका उठ रहा है, रैली में सबकी भीड़ जा रही है,
लेकिन उनके मन में है कि वोट किसे देना है, ये वो तय किए बैठा हुआ है मतदाता। क्योंकि कई पत्रकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद मतदाता खुल नहीं रहा है, किसी को क्लियर कट एज देते दिखाई नहीं दे रहा है। तो लिहाजा सर्वे, अनुमान, ये सब इस बार वास्तविक धरातल को छू नहीं रहे हैं। कारण क्या है कि वोट देने वाला बता ही नहीं रहा किसे वोट दे रहे हैं। जो आप सुनना चाहोगे, जो आपको पसंद होगा वो बोल देगा। इसलिए क्लैरिटी नहीं हो रही मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी यही हालात है। लेकिन नक्सल बेल्ट में बहनों भाइयों, मैंने पूर्व की डिबेट में भी कहा, 76% से ज्यादा का मतदान इस बात का द्योतक है कि मतदाता तैयार बैठा हुआ है। और आप देखिएगा 17 को जब मतदान होगा, मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड वोटिंग होगी। ऐसा प्रतीत होता है लोगों के उत्साह से और लोगों के निर्णायक व्यवहार से कि मतदाता चाहता क्या है। राजस्थान, तेलंगाना में तो आमने सामने का मुकाबला है और पहली बार के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस ने घेर लिया है वहां पे। वरना 120 में से 107 सीटें उनकी आती थी। कल्पना करिए, विधानसभा में 3/4 से ज्यादा कंट्रोल उनके पास था और आज आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी तेलंगाना के गेम से आउट है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पर उभारी पड़ रही है। अभी कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी के भारी होने की काट भी नहीं खोज पा रही। तो बहनों भाइयों, इस 5 राज्यों का चुनाव, एक जहां हो चुका है मिजोरम और आधा छत्तीसगढ़, 1/4, कल वो भी निपटेगा चुनाव। फिर बचेगा राजस्थान 23 को और 30 नवंबर को तेलंगाना और 3 दिसंबर को परिणाम। आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, मेरे साथ आज के कार्यक्रम में संजीव मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं। पुनीत पाठक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अरुण दीक्षित जी जाने माने पत्रकार हैं, भोपाल से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उचित शर्मा जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रायपुर से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ के और राजनीतिक मामलों के बड़े जानकार हैं। और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ नीलू रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मज़ा आएगा आज आप लोग के साथ डिबेट करके। तो भाई संजीव मिश्रा जी, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म, छत्तीसगढ़ में भी खत्म, बहुत दबाव में दिख रही है आपकी पार्टी। जी, आपकी पार्टी इन 2 राज्यों में बहुत दबाव में दिख रही है, ब्रजेश जी, ऐसा आवाज क्यों? नहीं आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं, आप बोलें, गो अहेड। नहीं ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव में नहीं रहती, एक काम में विश्वास करती है। हमारे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी पन्ना प्रमुख से लेकर के और बूथ लेवल पर संगठन है। हम इन संगठनों के माध्यम से अपनी बात को जन जन तक पहुंचाते हैं और मुझे विश्वास है कि इन 2 जहां पर आज प्रचार बंद हुआ है, इन दोनों प्रदेशों, जैसे छत्तीसगढ़ में आधा प्रचार बंद हुआ है, इन दोनों प्रदेशों में हम बड़ी पैमाने पर प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं। और ये तो और विपक्षी पार्टियों और खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों कैसे को जीत समझना के आ रहे हैं? होगा, आप कारणों को और जिनके दावे तथ्यों को बड़े-बड़े स्पष्ट होते करें ना, हैं, लेकिन कह जब देने से रिजल्ट नहीं आता मानेंगे। है, आप उसके तथ्य और कारण बताएं, आप कैसे जीत रहे हैं? मैं वही तथ्य और कारण देकर के ही बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि बूथ लेवल पे और पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन है और हम अपने डबल इंजन के विकास के कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास जाहिर किया है। जैसा आप कह रहे हैं कि मतदाता खुल नहीं रहा है, मतदाता जब 17 तारीख को खुलेगा और जब इसका रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की दोनों ही प्रदेशों में सरकार बनने जा रही है। जी, मेरे साथ रायपुर से उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ के और राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो सर, आज प्रचार कार्य समाप्त हो गया है, 70 सीटों पर परसों सुबह मतदान की प्रक्रिया होगी। आपने क्या महसूस किया आज जब प्रचार खत्म हुआ?
प्रचार कैसा रहा दोनों पार्टियों का, जनता के मन में क्या चल रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग क्या चाहते हैं? विजय जी, मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि इस बार जो है वोटर जो है उतना मुखर होके लोगों को बता नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, और जितनी भी थोपी गई बातें हैं उनको तवज्जो भी नहीं दी जा रही है। ये बात सत्य है और बहुत सत्य के करीब भी है। और हकीकत ये है कि जिस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं कि हमसे कुछ बात करें, जब आम मतदाता से जब चर्चा का दौर उनसे होता है तो उतने खुल के वो अपनी बातों को वो जान नहीं रही है। तो इसको इस बात की भी मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की उम्र भी बढ़ रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी बढ़ रही है कि बहुत ज्यादा वो बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप शांति से अपना मतदान करेंगे। और उन्होंने अपने मन बना लिया है। जिसे भी छत्तीसगढ़ का जो आलम है, वहाँ दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, अपनी स्थिति जो है और अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अपनी अपनी जीत के वादे भी कर रही है। लेकिन ऑलमोस्ट दोनों के घोषणा पत्र में सिमिलरिटी दिखती है। और कहता है कि यहाँ तो घोषणाओं में ऑक्शन भी चल रहे हैं कि आप 12,000 दे रहे हैं, तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर कांग्रेस भी उसको 15,000 कर देती है वो कौन से ऐसे महिलाओं को। फैक्टर हैं शर्मा जी जो भूपेश बघेल को उतनी एंटी इनकम्बेंसी दिखी नहीं चुनाव प्रचार के दौरान जितना कि दावे चुनाव के वक्त किए गए थे? कोई क्या भैया जी, कारण एक है भूपेश बघेल के लिए? महत्वपूर्ण बात ये मैं कहूंगा कि ब्रजेश जी की यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी एंटायर टीम, और एंटायर टीम से मेरा मतलब है कि केंद्र में बैठे जिस प्रधानमंत्री जी से लेके छत्तीसगढ़ के एक छोटे विधायक तक की ये जितनी पूरी की टीम भाजपा की लगी हुई है। भाजपा वर्सेस भूपेश बघेल ये चुनाव आप इसको कह सकते हैं। भूपेश अकेले लड़ रहे हैं, बहुत संगठन के साथ मैं कहूंगा कि नहीं है। दौरे हो रहे हैं प्रियंका के और राहुल के दौरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत मदद उम्मीद जो की जा सकती थी वो उतनी संगठन के तौर पे एक केंद्रीय इकाई से उन्हें बहुत मजबूती के साथ साथ नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है भूपेश सक्षम है। जो मुद्दे आप जानना चाह रहे हैं कि भूपेश बघेल के जो मुद्दे चुनाव में कारगर एक चीज साबित मैं और होंगे। पूछ लूं फिर मुद्दे पे आऊंगा। क्या भूपेश बघेल अकेले सक्षम हैं कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से मुकाबला कर पाए? कर रहे हैं, कोशिश है। हर बात का वही जवाब दे रहे हैं। उनके पास वो चाहे अमित शाह के जवाब हो, चाहे अनुराग ठाकुर के हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के हो, तमाम वो जितने भी उन पे आरोप लग रहे हैं हर बात का जवाब वो खुद दे रहे हैं। और उनकी टीम की तरफ से कोई किसी प्रकार के जो आना चाहिए, जो आवाज आना चाहिए, वो आवाज नहीं, केवल भूपेश की आवाज आ रही। तो वो पहले से सुनिश्चित तो भूपेश छत्तीसगढ़ के। में कांग्रेस मतलब भूपेश बघेल? हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि बाकी जो चेहरे हैं उनको अपने क्षेत्र में ही घेर लिया गया। बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो वरिष्ठ है। जो नेता मोहम्मद अकबर हैं, तामदर स्वाहू हैं, टीएस बाबा हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो अपने ही क्षेत्र में काफी ज्यादा व्यस्त हैं और इनको एग्जैक्टली। वहीं पे बांध के रख लिया गया है एक रणनीति के तहत भाजपा के द्वारा। तो जो बात कर रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो केवल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के द्वारा ही हो रही हैं और वो सभी चीजों का वो जवाब दे रहे हैं। तो अब भूपेश आप मुद्दों बघेल की। का नेतृत्व ये कांग्रेस को लीड दे रहा है या फिर बीजेपी का सामूहिक नेतृत्व उसे परेशान कर रहा है? देखिए, ये चुनौती कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कंपेरेटिवली भाजपा। भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ में। भाजपा 15 सीट पे वैसे भी सिमटी हुई, 14-15 सीट पे, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, इससे नीचे वो नहीं जाएंगे। वहीं कांग्रेस जो है अपने अधिकतम स्कोर में खड़ी है 71, तो वहां पे उसको खोने के लिए बहुत कुछ है। तो अपनी जमीन बचाने के लिए उन्हें भरसक प्रयास करना पड़ रहा है और वो कोशिशें कर रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी में उन्होंने बहुत सारे विधायकों को जो उनकी टिकट काटनी थी उनकी टिकट काटी है। बहुत सारे जो एंटी इनकम्बेंसी क्या पैदा ना हो इस कारण उन्होंने सीटिंग वो एमएलओ कौन की से काफी मुद्दे टिकट ऐसे हैं शर्मा जी जो बड़े व्यापक रहे चुनाव प्रचार के दौरान, आपने जिसे महसूस किया? देखिए, कर्ज छत्तीसगढ़ पूरा एक अलग अलग बटा हुआ है। आप ट्राइब्स यहाँ बहुत है, किसान यहाँ पे बहुत है। तो किसान का मुद्दा जब भी होता है, किसान पिछली बार भी जो है कर्ज माफी का मुद्दा और किसान धान में बोनस की बातें जो हुई थी वही सबसे बड़ा मुद्दा था। इस बार भी जो है कर्ज माफी, किसानों का जो कर्ज लिया जाता है वो कर्ज माफी की घोषणा भूपेश बघेल की फिर वो कारगर साबित हो रही है। दूसरा, धान का जो बोनस है, जो मूल्य है, इस बार जो 3200 रुपए देने का जो वादा किया था, पिछली बार जो 2560 था, वो अभी 3200 देने का जो वादा किया वो बहुत कारगर साबित हो रही है। बिजली पे पिछली बार भी था, सब्सिडी थी, बहुत कारगर साबित हुई थी कांग्रेस को लाने के लिए। इस बार भी उन्होंने वो बिजली को कंटिन्यू किया है। ये वो मुद्दे हैं। वहीं पे महिलाओं को जो आपके मध्य प्रदेश से लाडली बहना योजना से मिले हुई योजना है, वहां पे
भारतीय जनता पार्टी यहाँ 12,000 रुपए प्रति विवाहित महिलाओं को दे रही है, वहीं पे कांग्रेस जो है 15,000 उन्होंने घोषणा की, अपनी घोषणा पत्र से इतर सर, जाके। इस बार मैं बड़ा आश्चर्यजनक रूप से देख रहा हूं कि जनता दिल्ली के एजेंडे को बाई नहीं कर रही है। इस बार वो अपने कोर इश्यूज पकड़ के बैठी हुई है, इसलिए ये लोग उछालते ज़रूर थे मुद्दा दोनों दल, लेकिन लौट कर इनको स्थानीय मुद्दों पे ही आना पड़ा। देखिए, कोशिश उनकी यही रहती है कि भाई हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े। इनको ऐसा भाजपा जानती है कि हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो जो स्टेट लेवल की जो पॉलिटिक्स है, स्टेट लेवल जी। की लीडरशिप है, स्टेट लेवल की जो लड़ाई है, जो नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी और केवल मोदी जी के नाम पे अगर वोट पड़ेंगे तो शायद हम जीत के आ सकते हैं। तो हर हर जगह मोदी जी के चेहरा वो फ्रंट कर रहा है, लोकल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को दरकिनार करते हुए, क्योंकि इसमें गुटबाजी बहुत है, चाहे आप छत्तीसगढ़ में कह लें चाहे मध्य प्रदेश में कह लें। तो उन्होंने एक ऐसा इसका सिस्टम निकाला है कि मोदी जी के छतरी के नीचे जी। सभी लोग रहेंगे तो शायद ये लड़ाई झगड़े चीजें ना, अदरवाइज आप किसका चेहरा सामने रखेंगे? अगर मान लीजिए कि वो तो- बीजेपी आती है, एक क्षण के लिए ये मान लेते हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में आती है, तो रमन सिंह स्वाभाविक दावेदार होंगे या फिर कोई गुमनाम नाम? देखिए, स्वाभाविक दावेदार तो होंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि ट्राइब्स को लेकर भी काफी बड़ी बात हुई यहाँ पे। ओबीसी को लेकर एक बड़ा चेहरा वो अध्यक्ष जो इनके भाजपा के अध्यक्ष हैं ओबीसी से आते जी। हैं। ट्राइब्स को लेकर 1 करोड़ लगभग ट्राइब्स है यहाँ, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाएगा। तो आप कह नहीं सकते गारंटी के साथ कि रमन सिंह जी को वापस अगर आती है तो रमन सिंह जी को वापस रिपीट करके उन्हें सीएम को सर, सीएम हमारे बना दिया दर्शकों जाएगा। को एक इससे- क्लैरिटी दीजिए, बहुत लोग सैकड़ों सवाल आ रहे हैं आपके लिए, एक सवाल जी। उसमें से पिक करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी एक तरफा या फंसा हुआ? नहीं सर, ये फंसा हुआ है। ऑल राइट सर, हमारे कट साथ टू जुड़े कट। रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पुनीत पाठक मेरे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, फंस तो गए हो दोनों जगह, आसान नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति में कोई भी चुनाव आसान नहीं होता और जो पार्टी आसान समझ के चलती है वो बहुत धोखा खा जाती है। लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं। देखिए इससे पहले कर्नाटक का चुनाव आप याद कीजिए, इसी तरह लोग फंसा हुआ बता रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक जनता ने खुले मन से कांग्रेस को स्वीकार किया। इस बार भी यही होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो बातें आप पूछ रहे थे भी उचित जी से, उसी में मैं अपनी बात जोड़ना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर पहली बार कोई मुख्यमंत्री वहाँ बोला है। धान के किसान को लेकर पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने मुद्दा बनाया है। गोबर तक की खरीद वहाँ पे भूपेश बघेल जी ने की है और जो एक नारा निकला कि भूपेश है तो भरोसा है, उसने मुझे लगता है ज़मीन पे बहुत रंग दिखाया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बिलीव क्यों नहीं कर रही है, बजाय इसके सिर्फ कांग्रेस मतलब भूपेश बघेल? ये ऐसा आपकी जी, ऐसा मजबूरी कुछ है? नहीं है। भूपेश जी चेहरा रहे हैं पार्टी का। अब जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भाजपा नहीं, मुझे का कोई चेहरा आपत्ति नहीं, मैं होके- केवल कांग्रेस का वो समझना चाहता हूँ स्टैंड। देखिए, भूपेश जी ने 5 साल अपनी योजनाएं चलाई हैं। वो जनता के बीच में इसके पहले वो वहाँ पे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे, तो उन्होंने जनता के लिए क्या किया है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि 5 साल उनको दिया जाए, ये अब आ जाइए ईमानदारी मध्य बरती जानी प्रदेश। चाहिए थी। मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी दावा करती थी कि बहुत मैंडेट आपको मिलेगा, लेकिन ग्राउंड से कोई ऐसी रिसाउंडिंग नहीं हो रही। जैसा कि मैं ओपनिंग रिमार्क्स में भी इस बात का जिक्र कर रहा था, मतदाता खुल नहीं रहा है, ब्रिजेश जी, लिहाजा आपके दावों पर एक प्रश्न चिन्ह है। पूत के पाव पालने में ही नजर आते हैं। भाजपा कितनी वहां डरी हुई है तो उसी दिन सिद्ध हो गया था जिस दिन केंद्र से मंत्री बुला के लड़ाने पड़े थे, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे ऐसे। इसको आप रणनीति भी समझ सकते हैं? जी, मैं इसको बिल्कुल फेलियर मानता हूं। जब आपके पास कैंडिडेट नहीं होंगे तभी आप किसी को ऊपर से जाके नीचे लड़ाना चाहते हैं। और आप अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पे पता करिएगा, मैंने भी कई जगह विश्लेषणों में देखा, सारी सीटें फंसी हुई हैं। बीजेपी के जितने दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से आके, उन सारी सीटें फंसी हुई हैं। और देखिए, 18 साल बहुत समय होता है, बीच में थोड़ा मौका मिला हमें 1 साल के लिए, लेकिन जनता भी देख रही है। अगर आप रोज रोज वही दाल चावल खिलाते रहेंगे तो जनता भी उब जाएगी। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश तो आप में पूरी जनता उब सब्जी चुकी लेके है। आए हैं। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिएगा नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। मैडम, आप लोग की सक्रियता का क्या कारण है, और आप लोग मध्य प्रदेश में इतना अति सक्रिय हैं, इसका कोई खास कारण? आप कांग्रेस से बदला लेना चाहती हैं या फिर आप अपनी पार्टी का आधार मजबूत कर रहे हैं? लेकिन कांग्रेस का एक खेमा है जो कहता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा है। ब्रिजेश जी, अगर आप बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अनेकों सीट पर
बीजेपी का सफाया करेगी। बुरी हार होगी बीजेपी की। 94% पीडीए यानी पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन लोग ने ठान लिया है कि बीजेपी को बुरी तरह से हराना है। आप देखिए कि मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यूपी वाली मैं बात मध्य नहीं। प्रदेश की आप बात इतने बड़े आपको कर दावे- रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। आप देखिए जिस प्रकार से देश के युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है। खुलकर लोग समर्थन में सड़कों पर माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में आ गए, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको सुनने देखने के लिए अपार जनसमूह है, यहाँ तक रात को जनसमूह खड़ा मैं हो वही जा रहा जानना है। चाहता हूँ कि इतनी मेहनत किस लिए आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि सीटें तो टर्न अराउंड कर पाना बड़ा कठिन होगा। क्या ऐसी- सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ाना है या फिर नहीं। कांग्रेस से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि बीजेपी का पूर्णतः सफाया करना है। और आप देखिएगा, रिजल्ट का इंतजार करिए। 3 तारीख को ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। अनेकों सीट पर समाजवादी पार्टी बीजेपी का पूर्णतः ओके, सफाया आपने करेगी। कमलनाथ का स्टेटमेंट सुना? उन्होंने कहा कि सपा को वोट नहीं देना चाहिए। देखिए, वो जो चाहे कहे, लेकिन आप ये समझिए कि बीजेपी की स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है मध्य प्रदेश में कि 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे चलने वाले उनकी स्थिति हो गई कि सड़क नाप रहे हैं, जिसको आप कहते हैं रोड शो, छोटा सा रोड शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रैली अच्छा, में बीजेपी की जनता हालत बता खराब रहे है, थे। कांग्रेस की कैसी हालत है मध्य प्रदेश में? अब आप ये समझिए, मैं आपको बता दे रही हूं। अब आप इससे समझ जाइए कि अभी जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी ने 15 दिन में मध्य प्रदेश को जोत डाला है, तो कांग्रेस से ही उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता, आपके डिबेट पर अक्सर आते रहते हैं, बड़े नेता, उन्होंने अभी कल ही बयान दिया कि मध्य प्रदेश में सरकार जो है अखिलेश जी की मर्जी से बनेगी और जिनको वो पसंद करेंगे वो बनेंगे मंत्री। तो अब अच्छा। आप इससे समझ लीजिए। और मैं तो आपको यह कह रही कुछ हूँ, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक सूत्री प्रोग्राम है कि जो जन विरोधी भाजपा है, ये दरअसल कोई पार्टी तो नहीं है, भाजपा पर एक आपकी टोली पार्टी है, तो कहती है अराजक कि तत्वों कांग्रेस की को वोट टोली मत है। देना। जी आपकी पार्टी कहती है कांग्रेस को वोट मत देना। नहीं तो, अरे तो हम तो चुनाव लड़ रहे, आप देखिएगा ना, अभी रिजल्ट आएगा। अभी आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में तो स्थिति इतनी दयनीय है कि मोदी जी को 16 रैली करनी पड़ी। मतलब वो प्रधानमंत्री हैं, वो 2 भी रैली कर देते तो भी उनका मैसेज दूर तक चला जाता। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनना नहीं चाहता बीजेपी को, इसलिए 16 रैली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बहुत ही जाने माने और चर्चित राजनीतिक मामलों के पत्रकार और सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीक्षित जी, क्षमा चाहता हूं, आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। आप कैसे हैं? आपकी दिवाली कैसी रही? और सर, अब दिवाली का धमाका करो और सबको बताओ कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ब्रजेश जी, मैंने प्रवक्ताओं को सुना, सबका हक है अपनी अपनी बात कहने का, और सबको लग रहा है सब जीत रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 230 सीटें और उन सीटों पर मतदाता जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जो आपने पहले कहा कि मन नहीं खुला है, लेकिन उसने मन बना लिया है। और मध्य प्रदेश का मतदाता, उसको दोनों तरफ से लालच देने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने भी बहुत लालच दिए हैं, बीजेपी ने तो दिए ही दिए हैं जी। उसकी मानसिकता को समझकर ही नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, अपनी पूरी ताकत लगाई। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में चेहरा कौन है? चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मोदी के मन में मध्य प्रदेश, 17 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीछे हैं। ये कहीं ना कहीं, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, उनका संगठन बहुत मजबूत है, पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, बहुत अच्छा संगठन, बहुत पुराना है। मध्य प्रदेश बीजेपी की नर्सरी रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा हटाकर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे हुआ और सामूहिक नेतृत्व की बात हुई। और बिल्कुल पिछले दिनों में आज तक लगातार रैलियां करके बीजेपी के बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश को जोत डाला है। जी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ठीक इसी तरह का किया है। तो दोनों दलों ने बराबर लगाया है ताकत को। लेकिन चूंकि बीजेपी पावरफुल है, बीजेपी के पास साधन ज्यादा है, और बीजेपी की जो ताकत है उसको आप और हम समझ रहे हैं, यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। जी सर, मैंने एक चीज और महसूस की जो मैं आपके समक्ष सवाल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस बार किसी प्रोपोगेंडा में, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, मध्य प्रदेश की जनता ने हाथ नहीं लगाया। तो क्या कोर इश्यूज पे ही लोग फोकस कर रहे हैं, ऐसा है? देखिए, सबको पता है, गांव में बैठा मतदाता, उसको अपने बेटे के लिए स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर चाहिए, रोजगार चाहिए। अब अगर
दोनों तरफ से वो कह रहे हैं लाडली बहना को हम 1500 देंगे, 1200 देंगे। रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं अब इतने साल बाद, 20 साल के उसमें पौने 19 साल का शासन बीजेपी का अब तक हो चुका है, क्योंकि 1.25 साल ही सिर्फ कांग्रेस रही है। तो लगातार 20 साल में तो बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, रोजगार के लिए आ जाता है। और इस साल 22 लाख नए वोटर जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। जैसा कि उचित शर्मा जी रायपुर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी कह रहे थे कि मतदाता इस बार ये निर्णय करके बैठा है कि उसके इशूज क्या हैं, वो बाहर का एजेंडा बाई नहीं कर रहा है। मैंने भी महसूस किया ये बात। इस बार क्या हिंदू मुसलमान चल रहा है, नहीं चल रहा है? देखिए, इस बार कुछ नहीं चल रहा है। इस बार जो चल रहा है वो बेसिक जरूरत चल रही है। बेसिक मुद्दे हैं कि आदमी जो मतदाता है, अब कोशिश बहुत की है ब्रजेश जी, राम मंदिर की फोटो लगा के बीजेपी वोट मांग रही है, जो इथिकल नहीं है, लेकिन है, अब वो कर सकते हैं। मंदिर अभी आप भी जानते हैं, आप लखनऊ में बैठे हैं, मंदिर किस स्थिति में है। पूरी बातें जिस तरह की गई, अब 1993 में भी राम इनके काम नहीं आए थे, तो हिंदू मुस्लिम भी पीछे है। कोर मुद्दे जो हैं वो है बेसिक जरूरतें, क्योंकि आज जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। पर आपको बता दूं कि अभी एक वीडियो मोदी के मंत्री का आया है, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके बेटे पर आरोप लगाता हुआ उनके बेटे का एक वीडियो आया है, जिसमें हजारों करोड़ के लेन देन की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, जो आखिरी समय पर आया। और इस पर आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है। 8 दिन से ये चल रहा है, ना वो मंत्री बोले हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तो ये जो बड़ा झटका लगा है आखिरी समय पे, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप समझ लीजिए मीडिया में नहीं जाती हैं चीजें, आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो देश का जिसको इस बार मैंने एक और परिवर्तन महसूस किया है कि इस बार पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ ये पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स बहुत हावी रही हैं। किसी ने कहा 2500 में खरीदेंगे, अगले ने कहा 2700, दूसरे ने कहा 2900, अगले ने कहा 3300 में खरीदेंगे। ये बड़ा परिवर्तन का संकेत है सर, लोग डिकोड नहीं कर रहे हैं इसको। नहीं, वही कह रहे हैं कि बोली लग रही है। सवाल ये है कि बोली लग रही है कि मैं इतना दूंगा, अच्छा तो मैं इतना दूंगा जी। ये सबसे बड़ी चीज है। ये राज्य कर्ज में डूबा है, बजट से ज्यादा इस राज्य पे कर्ज है। जिन योजनाओं को लेके बात की जा रही है, यहाँ पोषण आहार की व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही, अटक रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं पा, क्योंकि बजट पैसा नहीं है। सरकार जो लाडली बहना योजना लाए, उसमें दूसरे विभागों का पैसा काट के लगाया गया है। आखिर आएगा कहां से? जब आप हर चीज बांटोगे, आप रोजगार के लिए भी स्टाइपेंड देने की बात कर रहे हो, क्या 20 साल में एक राज्य को आप खड़ा करके दौड़ा सकते हैं? लेकिन यह नहीं हुआ है। दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को एक राउंड आगे बढ़ाना, और मैं दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को ससम्मान स्थान दूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और वीरेंद्र जी के बाद हम चलेंगे नीलू रंजन जी के पास और उनसे पूरा व्यापक एनालिसिस इस मामले में करेंगे। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज प्रचार खत्म हो गया, क्या तैयारी है वहाँ पे और लोगों के मन में क्या ओपिनियंस है? देखिए, 3 राज्य जो हैं हिंदी भाषी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों में तो पिछली बार भाजपा हार गई थी, तीनों कांग्रेसें जीती, लेकिन बाद में 2 राज्य बचे, एक पे भाजपा ने दोबारा कब्जा कर लिया। आज भाजपा इन तीनों राज्यों में फिर से जीतने की कोशिश में लगी है। जो कांग्रेस का राज्य छत्तीसगढ़ सबसे मजबूत माना जा रहा था, वहाँ भाजपा महादेव के भरोसे आ गई। मध्य प्रदेश में राम के भरोसे है, और राजस्थान में लेकिन वहाँ महादेव का सहारा उसे मिला। अब वहाँ भी कह रहे हैं कि मामला पलट सकता है, 50-50 है। तो तिकड़मबाजी में तो देखिए बीजेपी का कोई मुकाबला है नहीं, और कांग्रेस इस गुमान में है कि वो 5-0 से जीतने जा रही है। अगर इतनी आंधी कांग्रेस की होती तो शायद वो दिखाई भी पड़ती, लेकिन जब गुटबाजी दिखती है राजस्थान में, तो 5-0 से रिजल्ट कैसे आएगा? ये बहुत बड़ी बात है। 5 साल पे राजस्थान में सरकारें बदल जाती हैं, उलट पुलट होता है। ब्रजेश जी, ये 5 राज्यों के चुनाव राज्य में मुख्यमंत्री बने सरकारों के लिए तो अहमियत रखते ही हैं। इस बात से अहमियत उनकी बढ़ जाती है कि इसमें करीब 85 लोकसभा की सीटें आती हैं।
बीजेपी इन राज्यों में चुनाव जीतने के साथ साथ उसकी निगाह इस पर है कि लोकसभा में अगर यहाँ पर विपक्ष की पार्टी रही सत्ता में, लोकसभा चुनाव में उसका बड़ा नुकसान हो सकता है और उसकी भरपाई वो अकेले उत्तर प्रदेश से कितना कर पाएगी। इस 85 में मुश्किल से 10 सीटें विपक्ष के पास है, 75 सीटें भाजपा की है लोकसभा की। इस चुनाव को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि बीजेपी के लिए आगे की जो चीज है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ब्रजेश जी, अति उत्साह कांग्रेस में है, उसको इससे बचना चाहिए। अपने दोस्तों का, साथियों का अपमान करने से बचना चाहिए। उनको लौट के उत्तर प्रदेश में आना है। रायबरेली में जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, वहां की 5 में से 4 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। खाली रायबरेली सदर छोड़ दीजिए, वहां भाजपा का विधायक है, बाकी 4 पे सपा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो परंपरागत सीट रही है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ाती है, वहां भी देखना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उस पर मैं फिर आऊंगा, कांग्रेस के और समाजवादी के रिश्ते पर। लेकिन महिला वोट की खातिर जब रोज योजनाएं दी जा रही हैं और रोज में पैसों का खुला ऐलान हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब जगह, ये भी आप देखिए कभी चुनाव में ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं हम 12,000 देंगे, वो कह रहे हैं 15,000 ले लो, सरकार बनी तो 25,000 कर देंगे। कुछ भी कोई भी वादा कर रहा है। अभी तक तो बिजली उजली की बात थी, अब सीधे खाता में पैसे की बात हो रही है। तो संसाधनों के मामले में तो देखिए बीजेपी रिच ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप आएंगे तो अखिलेश यादव के साथ जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसको लेकर मायावती भी कांग्रेस से नाराज हैं। एक बड़ी सूचना मैं आपको ये दे रहा हूं। और कांग्रेस के साथ अगर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी अलग होती है तो वो अपने सहयोगी दलों को बहुत अधिक सीट देने की योजना भी बना रही है। नहीं, एक बात अगर आप क्लैरिटी मायावती एक साथ मिनट आ वीरेंद्र जाती है, जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कांग्रेस का अखिलेश यादव से झगड़ा हुआ तो मायावती नाराज हो गई। क्या भतीजे के लिए कोई मायावती प्रेम? को अखिलेश यादव के अपमान पर तकलीफ हुई है। ऐसे ये कैसे? मैसेज वहां पर ऐसे उनके कैसे? नेताओं ने दिया है और अखिलेश यादव ने भी एक मैसेज दिया है कि वो विपक्ष को अधिक से, अपने सहयोगियों को ज्यादा सीटें देने को तैयार हैं, कांग्रेस के गठबंधन में नहीं देंगे। ये सपा बसपा का अंदर अंदर कुछ चल रहा है क्या? तो हो सकता है कि फिर वही 40-40, 39-39 वाला फार्मूला उत्तर प्रदेश में आए। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। नहीं, आपकी सूचनाएं हमेशा सटीक होती हैं, उस पर कोई संदेह का प्रश्न नहीं। वैसे आज ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और काबिलियत की कदर नहीं होगी और तलवा चाटने वाला चमचा आगे बढ़ जाएगा। सियासत में हर जगह ऐसे ही लोग आए हैं और रहे हैं, लेकिन चुनाव निष्पक्षता के साथ हो, बिना डरे, बिना घबराए होना चाहिए। लड़ने वालों को, विपक्ष को भी चाहिए लड़ता रहे जी, क्योंकि लड़ोगे नहीं तो रिजल्ट परिणाम कहां से आएगा। सुनिएगा कि उनसे कह दो कि डरे नहीं हैं हम, हारे हैं जरूर मगर मरे नहीं हैं हम, और बहुत जुनून है मुझे नाइंसाफी के खिलाफ, सर फिरा है मगर सिर फिरे नहीं हैं हम, और बहुत ऊंचा पहाड़ है, फतह बहुत मुश्किल है, अभी से हार क्यों माने, अभी चढ़े नहीं हैं हम। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आज आपने बड़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने ज़बरदस्त इनपुट और फीडबैक के लिए। ये वाला स्टेटमेंट तो देखे आपने, मायावती वाला चौंका दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। बहन भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नीलू रंजन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, देश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। वो हमें बेहतर बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से क्या हुआ। नीलू जी, आपका बहुत स्वागत। और आज 2 राज्यों के चुनाव प्रचार समाप्त हो गए हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप क्या एनालिसिस करते हैं इन 2 राज्यों में, हवा का रुख किधर है?
देखिए, मध्य प्रदेश में जो आज भी मुझे लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। जैसा पिछली बार हुआ था, उस कांटे की टक्कर में 5 सीटें कांग्रेस को ज़्यादा थी पिछली बार। हो सकता है कि इस बार बीजेपी को ज़्यादा आ जाए, लेकिन कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जो बहुत कम सीटों के अंतर से जो हार जीत होती है उस पर कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है पहले से, जब तक वो गिनती ना हो जाए। जहाँ तरह है छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में पिछले जो 10 दिन से जो माहौल जो चेंज हुआ है और जो भाजपा बहुत पीछे चल रही थी, वो धीरे धीरे गैप कम करके और बिल्कुल टक्कर में आ गया है। और कह रहे हैं लोग, जो मेरी बातचीत हो रही है, कि नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। बराबर की लड़ाई है वहाँ पे, चूँकि छोटा स्टेट है, 90 सीटें हैं, जनसंख्या कम है, तो जो फैसले हैं वो कम वोटों पे हो जाते हैं। तो वहाँ जो मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ में कहना मुश्किल है, लेकिन चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को थोड़ा सा एज है, बढ़त है। सबसे जो दिलचस्प जो बात, जो परिवर्तन आया है, वो आया है तेलंगाना में, कि वो तेलंगाना में जो कांग्रेस बहुत आगे दिख रही थी बीआरएस से, अब जो त्रिकोणीय मुकाबला जो भाजपा ने बनाया है उसमें बीआरएस की सरकार फिर बनती नजर आ रही है। वैसे वहां भी कड़ा मुकाबला है। ये देखना होगा कि अगले 13 दिन में भाजपा किस ढंग से प्रचार करती है और अपना वोट परसेंटेज कितना कहां तक पहुंचा पाती है, क्योंकि पिछले बार 7% वोट था और 1 सीट थी। शायद इस बार भी सीटें एक रह ऐसा जाए, क्या हो गया कि जो पार्टी बेहद ताकतवर लेकिन अगर थी, वोट परसेंटेज बीआरएस, जो अब बीआरएस में तब्दील हो गई है, 100 सीट से ज्यादा सर जीत के आए थे लास्ट टाइम, मुझे ध्यान है। तो ऐसा क्या हो गया कि अब उनको संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, वो तो है ही, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही, खासतौर पे ग्रामीण, अभी जो बातचीत हो रही है शहरी इलाकों की हो रही है, जहां पे कांग्रेस की हवा दिख रही है। लेकिन जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो जो लोक लुभावन, जो जिसको फ्रीबीज कहते हैं, जो अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आ गया है, वहां काफी पहले से है। प्रति एकड़ किसानों को नकद मदद करना, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें फ्रीबीज वहां दी जा रही है। तो वो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे बीआरएस को कहा जा रहा है कि मजबूत है। कांग्रेस चूंकि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन अगर शहरी इलाकों में बीजेपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में सफल रही, मतलब 5 या 10% वोट, कुछ वोट काटने में सफल रही, तो उसका फायदा भी और मध्य प्रदेश पर आपका आकलन क्या कहता है? मध्य प्रदेश क्या बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है इस बार दोनों दलों का? बहुत, जैसे पिछली बार क्लोज कंटेस्ट था कि 0.6% का वोटों का सिर्फ अंतर था और भाजपा को ये ज्यादा वोट आई थी और सीटें जो हैं वो 6 कम रह गई थी, 5 या 6 कम रह गई थी। इसी तरह का मुकाबला होगा और फोटो फिनिश में कौन 5-7 सीटें आगे ले जाए कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे एज जो दिख रही है वो भाजपा की दिख रही है आज की तारीख में, क्योंकि भाजपा में जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जो कोऑर्डिनेशन ढंग से जो पूरा प्रचार किया है और पूरी ताकत झोंकी है, वो कहीं समन्वय की कमी जो है वो कांग्रेस क्या में आप इस बात से सहमत हैं कि इस बार थोपे गए एजेंडा को जनता ने स्वीकार नहीं किया है, बल्कि अपने कोर इश्यूज पर, वो भी पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स पर जनता ज्यादा डटी हुई है, ऐसा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सीधे सीधे जब किसी के खाते में पैसे आए, सीधे सीधे किसी को लोक लुभावन वादे किए जाए कि आपके खाते में इतना दे सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो कोई भी आदमी और खास तौर पे आम जनता उस तरफ चली जाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक बार जो अंदर में जो हवा वहां पे जो है, जो लोग मन बना चुके थे कि अब बदलाव चाहिए, एक ही चेहरा बहुत दिन हो गया, वो अपना मन बदल नहीं रहे हैं जी। वो अपनी बातों पे अडिग हमें दिख रहे हैं। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। आधी जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है जी। शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जो आप डिबेट के पहले राउंड में ये बड़े बड़े क्लेम कर रहे थे कि एक तरफा है, आपने देखा रायपुर, भोपाल, दिल्ली, सब जगह से मैंने आपको सुनवा दिया, एक तरफा कहीं नहीं है। घिरे आप भी बहुत बुरी तरह हैं, निकलेंगे कैसे? जी, ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश की अगर बात करें
तो मध्य प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी की हमारी प्रवक्ता कह रही थी कि वहाँ बहुत बुरी तरीके से हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। आप लगातार बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस ने आपको एक सीट भी नहीं दी और आपकी लड़ाई कांग्रेस से है कि भारतीय जनता पार्टी से। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किस स्थिति में है, मुझे लगता है वो संज्ञान में नहीं है उनको। वो उत्तर प्रदेश को लेकर के मध्य प्रदेश की बात कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने एक सीट नहीं दी समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कहें कि सपा बहुत अरे पंजाब का इतिहास मैडम दोहराएगा। मैं समय दूंगा, आप अपनी बारी में बोलना, जरूर प्लीज। लगा मुझे। हम लोग अनुशासित मैं बता डिबेट करें, दूं सबको समय मिलेगा जी। वो- बोले संजीव जी। वो मुझे याद है, यही मैं नहीं, नाहिद जी को मुझे याद है कि 2019 में सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, तो ये 80 में एक भी सीट भाजपा को नहीं जीतने दे रही थी। मुझे वो याद है, लेकिन ठीक है। नाहिद जी की आज बातें बड़ी चूंकि बुरी मध्य लगती प्रदेश की हैं, चर्चा बाकी हो सपा रही का है, कोई आपको कुछ मध्य कह के प्रदेश चला जाए में तो उसको कांग्रेस भूल पार्टी जाते ने हो। एक सीट नहीं इनकी आपको बात दी। बहुत याद रहती है। नहीं मुझे याद है 2019 में मेरा इनसे वो डिबेट आप ही के साथ डिबेट हो रही थी, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। फिर रिजल्ट आने के बाद ये नहीं दिखाई देती है, समस्या ये हो ठीक है, जाती अब सपा को खैर, छोड़िए, समाजवादी मध्य प्रदेश पार्टी में के ये सभी बताइए लोग कि कह अरुण रहे थे दीक्षित कि जी ने, सपा और बसपा का जो सीनियर गठबंधन तो जर्नलिस्ट हैं, किसी का उन्होंने कुछ कुछ होना मुद्दे नहीं। उठाए मध्य प्रदेश के, आप उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चीज का, हर विषय का जवाब दे रही है। अरुण जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आपने दिल्ली के अभी नीलू रंजन जी को और ये जो उचित शर्मा रायपुर जी से बैठाया है, मैं सबका सम्मान करता हूं। उन्होंने अपनी विशेषताएं बताई, जी। अपने बारे में उचित बातें कही हैं जो उनके संज्ञान में है। लेकिन इतना जरूर है कि सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने एक बात जरूर कही कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो है कांटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है। मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल साफ है। यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में एक दूसरे को कमजोर कर रहे हो। मुझे लगता है इससे बहुत बेहतर तरीका है कि जनता दरअसल में एक संजीव विश्वास मिश्रा जो भारतीय जनता बीजेपी के पार्टी प्रवक्ता हैं, प्रति बड़े बनता है। शालीन मामा जी ने व्यक्ति वहाँ हैं, पर इनको अच्छा कितना भी काम किया है। उकसाओ और ये वो घेरे मोदी में फंसते नहीं जी। है, कूद के भाग जाते हैं। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा संजीव जी। मैं पुनीत पाठक को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आप मुझे बताइए, अभी नीलू रंजन जी के लिए जो ऑब्जर्वेशंस दिए, बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने ग्राउंड जीरो से पॉइंट दिए, और जिस तरह से आप लोग ये क्लेम कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो एक तरफा है, लेकिन ग्राउंड पर ये बात कंफर्म नीलू रंजन जी ने भी की कि पिछले 15 दिनों में बीजेपी ने अपना चुनाव वहाँ चढ़ा लिया है। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आया उस दिन नीलू जी को जरूर बुलाइएगा डिबेट में। निश्चित बुलाऊंगा, वो हमारे और हम लोग के उस दिन सीनियर हैं और बैठेंगे दीक्षित और जी को बात भी करेंगे। बुलाऊंगा। मुझे लगता है शर्मा कि जी भी दिल्ली का जो रहेंगे। मीडिया है, और आपको भी जरूर बुलाऊंगा जी जरूर, मुझे लगता है बहुत सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा, मुझे लगता है दिल्ली का जो मीडिया है उसकी नज़र थोड़ी सी सही से पड़ती नहीं है ज़मीनी मुद्दों पे। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। मैं हिमाचल चुनाव में पार्टी की तरफ से गया था, और वहां जब योगी जी की बड़ी रैलियों कांग्रेस के में, साथ नहीं है, बहुत बड़ी रैलियों में नारे लग रहे थे कि राम मंदिर किसने बनाया और बहुत सारी चीजें, तो जनता वहां पे लोकल सुनने सब लोग आए थे योगी जी को, लेकिन जो असली मुद्दे थे उन कोर मुद्दों पे वोटिंग हुई। और मध्य प्रदेश में जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे लगता है पूरी तरह जनता 18 सालों में, वो चाहे नौकरी का बात हो या फिर महंगाई की बात हो, या अभी हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार है भोपाल से, इन्होंने बताया कैसे नरोत्तम, क्षमा चाहूँगा, केंद्रीय मंत्री के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, तो जनता देख रही है। तो और दीक्षित जी की बात अच्छी लगी और नीलू जी की बात अच्छी नहीं लगी। देखिए, नहीं नीलू जी, तो यानी जो आपको मीठा लगे वो मुझे मुझे लगता है दिल्ली की जो मीडिया है, मतलब बहुत सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जो मीडिया है उसकी थोड़ा दो तरफ मत देखो दोस्त, देखो दूर पत्रकारों रहती के है। एनालिसिस को रखना चाहिए दिमाग में, और जो दिल्ली ठीक की लगे वो मीडिया। एक्सेप्ट कर लो, बाकी छोड़ दो। यही तरीका होता है। लेकिन आजकल लोग पर्सनल हो जाते हैं, और यही कारण है, देखो जनता खुल नहीं रही। जो मैं कह रहा था ना, जनता देख गई, अच्छा कौन सा चैनल वाला है, कौन सा पत्रकार है, क्या सुनने आया है, वैसे ही बोल रहे हैं, और लोग बड़े भ्रम में हैं। और मैं से कहता हूँ 3 तारीख को सबका भ्रम दूर होगा।
निश्चित रूप से बोलिए दूर होगा पाठक। ब्रजेश जी, और उम्मीद करेंगे जनता इस बार परसों अच्छे अपना भला बुरा सोच के विचार से वोट करेगी और 3 तारीख को हम लोगों के सामने थैंक यू होगा। पाठक जी। मैं नाहिद जी को आमंत्रित करता हूं। बीजेपी वालों की नजर आपकी पार्टी और आप पर ज्यादा है। ब्रजेश जी, अभी आप डिबेट पे पूछते रहे बीजेपी प्रवक्ता से कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके सवालों का जवाब दें, लेकिन उस पर जवाब न देकर वो मुसलसल सपा पर बोलते रहे। दरअसल बीजेपी के बड़े नेता से लेकर इनके छोटे नेता तक ये लोग माननीय अखिलेश यादव जी, चूंकि वो देश के युवा तुर्क हैं, उनसे थर्राए हुए, घबराए हुए, और जब से उन्होंने पीडीए की क्रांति का आह्वान दिया जब से तो और थर्रा घबरा गए हैं। तो ये इनकी स्थिति ऐसी है, हर वक्त सोते जागते केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और पीडीए से डरते थर्राते रहते हैं। अभी आप बात कर रहे थे रिजल्ट की, तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे 3 तारीख को बुलाइएगा जरूर, और आप याद रखेंगे कि नाहिद लारी खान ने आपके डिबेट पे बोला था ये जो बीजेपी का जो रिजल्ट अभी हाल के 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था, अच्छा अपनी पंजाब सीटें में, बता दो, मैं लिख लेता हूँ जी, पंजाब में जो चुनाव हुआ था हाल में, एक विधानसभा चुनाव उसमें बीजेपी को 1% वोट मिला था और 1 सीट मिली थी। वहां तो नारा दे दिया था, जान बच गई। वही स्थिति, वही इतिहास 5 राज्यों में अभी बीजेपी का दोहराएगा। अभी चेहरे की भी बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी वही को तो कितनी देखिए, सीटें अभी मिली आप थी? नहीं, मुझे लगता है आप पंजाब में। सुने सर, मैं सुने सुन रही थी, आपने नाहिद जी रोका, मैं बोलिए। सुन रही थी। नहीं, मैंने रोक दिया, आप बोलिए। शुक्रिया। आप ये समझे कि अभी आप चेहरे की बात कर रहे थे, तो चेहरा तो वही था, वहां पंजाब में भी वही चेहरा था, कर्नाटक में भी वही चेहरा था, हिमाचल प्रदेश में भी वही चेहरा था, मैनपुरी चुनाव, घोसी, खतौली, सब जगह तो एक ही चेहरे के ऊपर वोट मांगते रहे। वो चेहरा खुद कहते हैं कि कैंडिडेट ना देखो, हमें देखो, मुझे देखकर वोट दो, तब भी वोट नहीं मिला, तब भी करारी हार हुई। आप ये समझे मध्य प्रदेश चुनाव में एक चीज खुलकर सामने आ गई कि बीजेपी आरएसएस, वो तो सब जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस पिछड़ा, दलित, आदिवासी और महिला विरोधी है। साथ ही साथ ये चीज खुलकर आई है कि घंघोर नौजवान विरोधी है। उत्तर प्रदेश आते तो युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी, जिनको हाल में 3 करोड़ वोट मिला, उनको कोसते। बिहार जाते तेजस्वी यादव जी को कांग्रेस भी तो आपको कोसते। कोसती मध्य है। प्रदेश जाते तो राहुल गांधी जी को आपको कोसते। सारी शिकायत दिल्ली संजीव से जाते है तो केजरीवाल जी को और ये कोसते। पाठक जी से क्यों नहीं घंघोर नाराज हो? ये नौजवान भी तो विरोधी आपको हैं। भला बुरा कहते हैं। अरे आप ये समझिए ना, ये घंघोर नौजवान विरोधी हैं। आप भी नौजवान, हम भी नौजवान। अरे नौजवानी तो देश का भविष्य, और नौजवान देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी घंघोर नौजवान अच्छा, देखो, मैं तो हूँ 2017 नौजवान। में संजीव काम मिश्रा अरे से ये पूछ लेता हूं, 2017 उनका मुझे नहीं क्यों आइडिया। ये रोते उनकी रहेंगे, उम्र क्या हो गई? ये रोते रहेंगे दीक्षित जी भी समाजवादी हमारे पार्टी को जवान लेकर। है, नीलू जी तो अभी- खैर फॉरएवर यंग है, और मुझे संजीव भाई का नहीं पता। अरे आप ये समझे कि बीजेपी अभी की तक आप स्थिति रो है कि रही है रोते क्या? रहेंगे। अभी अरे 2022 अरे में बिल्कुल, चुनाव हुआ तो पर्सनल समाजवादी मत होइए, पार्टी आराम ने से बात करते हैं हम बीजेपी लोग। की जीती हुई ऐसे क्यों 80 तो? सीटें हमने छीन ली, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, इनका वोट परसेंटेज घटा। सीटें बोलिए घटी। संजीव जी। घोसी कितना उपचुनाव में रो इन्होंने रही हो ठेका भाई? दिया था 2 लोगों को कि जाओ हमें जिता लाओ। जनता ने थैंक यू, नकार शुक्रिया, दिया, इनके चेहरे को बुरी बहुत हार बहुत हुई, धन्यवाद। करारी मैं हार अरुण हुई। दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूँ। नाहिद जी बहुत शुक्रिया। हाँ देखिए, अरुण जी, मैं इनको रोकिए आपसे तो मैं अपनी बात जी रखूं। शुक्रिया, मैं लास्ट में समय दूंगा, आप अपनी बात समाप्त करिएगा। अभी दीक्षित जी की बारी है। दीक्षित जी, इस बार कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को बदल दिया? और दूसरा, मध्य प्रदेश के लोग इस बार राजनीतिक रूप से अत्यंत जागरूक दिखाई दे रहे हैं, जैसा पत्रकार वैसी भाषा। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात जो है, मैंने सभी प्रवक्ताओं को सुना, नीलू को भी सुना। मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं और 30 साल से हूं। मैं इस बार पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं। हर राज्य में आप चलिए, तेलंगाना में टीआरएस चंद्रशेखर राव हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, मिजोरम का मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब आप बीजेपी की बात करें तो हर जगह सिर्फ मोदी 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 मोदी। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से पूरा मध्य प्रदेश बीजेपी का बेस है, यहां से बीजेपी उभरी है। अटल बिहारी वाजपेयी, विजयाराजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, सब लोग यहां से निकले। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने टोटल कैप्चर किया, शिवराज का चेहरा पीछे किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जिस तरह से जिस स्तर पर बातें कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सभा करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की सभा करें, तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई डर तो है। और एक बात बताइए, आप भी बहुत इसको आप डर जागरूक कहते हैं सर, पत्रकार ये हैं। राजनीतिक रणनीति भी तो हो सकती है। नहीं, रणनीति नहीं है ये। देखिए, आप भी देख रहे हैं, देश में एक प्रधानमंत्री राज्यों में उतरता है। रणनीति इसके पीछे जो है वो समझ लीजिए आप। मोदी के एजेंडे में 2023 नहीं है, मोदी का एजेंडा 2024 का है। और उन्होंने जो लगातार जितनी टीमें अपनी मध्य प्रदेश भेजी, लगातार सांसद आए, विधायक आए, केंद्रीय मंत्री आए, उत्तर प्रदेश से भी आए, सब जगह से आए। सबका टारगेट, चूंकि मैं यहां बैठा हूं, सबसे मिला हूं, सबका टारगेट 2024 है।
लेकिन अब जब अचानक देखिए, एक बात समझ लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के समकालीन हैं, उनके समकक्ष हैं, और 2014 में लालकृष्ण आडवाणी ने उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए भी लिया था। लेकिन अचानक आप इतने बड़े नेता को पीछे करके सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं तो सवाल उठता है। और मध्य प्रदेश में यह समझिए कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर प्रधानमंत्री ने आज तक बात नहीं की, और अब जो मुद्दा आया वो मुद्दा उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर पे आया है, इस पर भी 8 दिन में एक शब्द नहीं बोले। तो ये चीज सबको समझ में आती है। आज का जमाना जो है व्हाट्सएप का जमाना है, जिस मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे हैं वो मुद्दा जनता के बीच है। और दूसरी बड़ी चीज ये जो ये कहा गया कि आपने भी कहा कि बड़े बड़े नेता उतारे, तो वो सब हारी हुई सीटों पर आई थी। आज जमीनी हकीकत यह है कि 8 के 8 बड़े नेता कोई भी केक वॉक में अब नहीं है। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां इन जनता सबके की बात चुनाव कर रहा फंसे हूं, हुए हैं, नेताओं ने जितने केंद्रीय मंत्री और सांसद सब उतारे गए हैं। और सबसे ज्यादा फजीयत नरेंद्र सिंह तोमर की हो रही है, क्योंकि उनके जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, बात जब ओबीसी की जातिगत जनगणना पे आती है तब सब विरोध करते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन जाति देख देख के, संख्या देख देख के टिकट सबने बांटे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो इस वक्त कोई ऐसी सीट नहीं है मध्य प्रदेश में जिन पे बड़े नेता, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी, और शुक्रिया दीक्षित जी। हालांकि दोनों जगह टक्कर है, कमलनाथ को ज्यादा टक्कर है, शिवराज को कम है। मैं नीलू रंजन जी के पास चलता हूँ। चुनौती नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। चुनौती आज जनता के मूड की है। जनता का मूड जो है वो सब तमाशा देख रहा है और उस पर कोई नहीं बोल रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नहीं बोले, ये बात गांव में हो रही है, हम नहीं कर रहे हैं और इसका असर होगा। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं नीलू रंजन जी के पास चलता हूँ। नीलू रंजन जी, मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो बड़ी एक असमंजस भरी है। कमलनाथ वर्सेस कमल है, या कमलनाथ वर्सेस पूरी बीजेपी है, या कमलनाथ वर्सेस शिवराज है। ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है और आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कौन सा फैक्टर है जो कमलनाथ की बढ़त को रोके हुए हो रहा है? देखिए, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि हम दरअसल पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं। हम 2014 की तो बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष थे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 2018 में चेहरा जो थे शिवराज सिंह चौहान थे और चुनाव हार गए थे। और बाद में पार्टी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट के आए और सरकार फिर से मुख्यमंत्री बने तो केंद्र के नेताओं की ही भूमिका थी, जिनको थोपा जा रहा है कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं बनाया। जो रमन सिंह है वो चेहरा थे, चुनाव हार गए, 15-17 सीटों पे बीजेपी सिमट गई। वसुंधरा राजे चेहरा थी और ऐसे चुनाव हारी, वहां पे नारा लग गया कि मोदी तेरे से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। सवाल यह है कि कोई पार्टी अगर तय करती है तो वो देखती है कि हम चुनाव कैसे जीते, क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे हम रणनीति बनाएं कि ये जो फैक्टर है इसको हम दूर करें। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैंने बताया था आपको कि वहां पे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन एक थकान, एक ऊब उनके चेहरे से हो गया। 18 साल से हैं। समस्या यह है कि उनकी उम्र बहुत कम है, केवल 62 साल के हैं। 42-43 साल में मुख्यमंत्री बन गए थे। एनर्जी उनमें बहुत है, ऊर्जा बहुत है, काम बहुत करते हैं। लेकिन आपके कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश बीजेपी को यंग और न्यू लीडरशिप की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, न्यू और यंग की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में जहां भी मेरी बातचीत हुई है और सभी इससे सहमत होंगे कि वहां एक बदलाव की बात जो है वो था कि कुछ बदलना चाहिए। जब भी मैं गया हूं मध्य प्रदेश और घुमा हूं जितना भी, तो उसमें एक आया है कि बदलना चाहिए, बहुत हो गया, 18 साल हो गए इनके। ये क्यों हो, तो कैसे चेंज ऑफ गार्ड से बीजेपी शिवराज सिंह अपनी मुश्किलों से बाहर आ पाई है या नहीं? मैंने कहा कि मुश्किलों से बाहर आई है बीजेपी, और बहुत ही, अगर 18 साल के या 20 साल के सरकार के बावजूद अगर कड़ा मुकाबला है, इसका मतलब बीजेपी मजबूत स्थिति में है। कौन फोटो फिनिश में कौन हारेगा कहना मुश्किल है। जैसे पिछली बार बताया था कि 0.6% भाजपा को ज्यादा वोटें थी, लेकिन 6 सीटें कम आ गई। इस बार जो उस ढंग की बातें होती है तो कौन फोटो फिनिश में 5 या 7 सीटें ज्यादा लेगा, यह कहना मुश्किल है अभी। जी, शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। संजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश से चूंकि मिला हुआ है प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई समानताएं हैं।
हमारा जो बुंदेलखंड एरिया है वो मध्य प्रदेश से बिल्कुल मिला जुला है। इसलिए मैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारे पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहाँ काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो सच्चाई है वो ये है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कमजोर कर रही है, बसपा कमजोर कर रही है। और इसका सीधा आप क्यों फिक्रमंद है कि कांग्रेस कहाँ कमजोर है, कहाँ कौन कर रहा है? आपसे क्या मतलब सर? उत्तर प्रदेश आप कांग्रेस के लिए क्यों इतने फिक्रमंद हो? अरे 1% वोट मिलेगा, आप क्यों उनके डायग्नोसिस पे लगे? मतलब गजब है, आप अपनी पार्टी के लिए नहीं कांग्रेस के लिए फिक्रमंद हो। ये तो कमाल है भाई। ब्रजेश जी मुझे विपक्ष की भी चिंता होती है ना? उत्तर प्रदेश में 33 मैंने तो साल आपको कांग्रेस बताया बेहाल हो गई। ब्रजेश जी, उत्तर दरअसल प्रदेश में माननीय इसका अखिलेश संगठन यादव जी है, और उत्तर पीडीए प्रदेश की में वजह नेता से है। बीजेपी अपना लेकिन मानसिक आप संतुलन रायबरेली खो बैठी की है। बात कर ये रहे सो हैं नहीं पाते, कि वहाँ सोते पर जागते 4 ये सीटें केवल सपा समाजवादी की पार्टी की हैं बात और 1 करते सीट हैं। कृपया भाजपा आपस की में ना है। उलझें। तो रायबरेली को लेकर के आप कांग्रेस को जो डराने का काम कर रहे हैं, ये समस्या आपसे ये क्या है कि मतलब? अगर वो आपस में चूंकि किसको बहुत डराएं ज्यादा क्या अपने करें? समय में आपके व्यक्तित्व दर्द क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं कारण समझ पा रहा हूँ। आप इतने आपने फिक्रमंद 2019 में जो कहा था आत्मचिंतन बहुत करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत 2019 में धन्यवाद। आपने कहा कि 80 टाइम ओवर। आप सीटें सबका आ बहुत रही हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। आप सभी का और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।